है संतोष भारती भी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। हम बातचीत करेंगे दरअसल कोरोना महामारी की, हम बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय की और हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है जिनका नाम सुब्रमण्यम स्वामी का। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि दरअसल सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, बेबाक, निडर, निर्भीक पत्रकारिता की और इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहायता करें, आर्थिक डोनेशन दें। ये हमारे लिए नहीं बल्कि पत्रकारिता के लिए भी एक बड़ी मदद होगी। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और सत्य हिंदी के सदस्य बनें। साथ ही सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। दरअसल आज की बातचीत कहां से शुरू करें, ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो कोरोना महामारी का हाल है, वो सुबह जब आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है तो उसको खोलने से आप डर जाते हैं। जब आपके पास कोई फोन आता है तो आप उसको सुनने से डर जाते हैं। आपको लगता है कहीं कोई अपना, कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो गया हो, कहीं अपने कोई जानने वाले, अपने कोई मित्र जिनसे 30 साल पुराना रिश्ता है, जिनसे 40 साल पुराना रिश्ता है, जिनसे कई सालों का रिश्ता है, कहीं उनके बारे में कोई दुखद खबर ना आ जाए। और ऐसी स्थिति में जबकि देश के अंदर पिछले 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज आ रहे हैं, जहां प्रतिदिन तकरीबन 4,000 लोगों के मरने की खबर आ रही है। ये सरकारी आंकड़े हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर गैर सरकारी आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो ये आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़े हुए होंगे। वैसे में क्या देश के प्रधानमंत्री, क्या देश की सरकार वाकई में कोरोना से निपटने की कोई तैयारी, कोई रणनीति, कोई पॉलिसी और कोई नीति उसके पास है या नहीं है? और अगर लोग उनकी आलोचना करते हैं तो क्या वो गलत करते हैं? और अब आलोचना करने वालों की भीड़ में, मैं भीड़ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आलोचना करने वालों की कतार में एक नया नाम शामिल हो गया है और यह है भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, जिनके बारे में कहा जाता है कि किसी की नहीं सुनते हैं। वो वही करते हैं, वही कहते हैं जो उनको पसंद होता है। किसी को नागवार गुजरता है तो नागवार गुजरे। और उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी की है और बड़ी टिप्पणी यह कहते हुए की है कि इंडिया विल सर्वाइव कोरोना वायरस पैंडेमिक एज ए डेड इस्लामिक इन्वेडर्स इन द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट। We could face one more wave that targets children unless strict precautions now are taken. Modi should therefore delegate the conduct of this war to Gadkari. Relying on PMO is useless. दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी का कहने का मतलब यह है कि कोरोना का एक नया वेव आने वाला है जो बच्चों को बहुत टारगेट करेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत ने इस्लामी जो शासन है उसको भी बर्दाश्त किया और ब्रिटिश शासन को भी बर्दाश्त किया है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना से भी वो निपट लेगा। लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को कोरोना से निपटने की जो लड़ाई है, इसको नितिन गडकरी को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय यूजलेस हो गया, बेकार है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हर्षवर्धन हैज नॉट बीन अलाउड फ्री हैंड बट ही इज टू पोलाइट टू असर्ट हिज अथॉरिटी। विद गडकरी ही विल ब्लूम। उनके कहने का मतलब यह है कि दरअसल देश के स्वास्थ्य मंत्री जो है उनको फ्री हैंड नहीं मिला हुआ है। वो बहुत ही मुलायम किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत ही विनयशील व्यक्ति हैं और अपनी अथॉरिटी को असर्ट नहीं कर पाते हैं। अगर गडकरी उनके साथ होंगे तो वो ब्लूम करेंगे, वो खिलेंगे। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक एशियानिकेई.com का एक आर्टिकल ट्वीट किया है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि नरेंद्र मोदीज कोविड कैटास्ट्रॉफ ब्रिंग्स इंडिया टू इट्स नीज। यानी नरेंद्र मोदी की जो कोविड का जो भयावहता है उसने भारत को घुटनों पे लाकर टिका दिया है। और फिर वो लिखते हैं पीएमओ शुड आंसर सच क्रिटिसिज्म इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑफ फेक आईडी ट्विटर स्कंक्स। और अंत में वो कहते हैं, जो अभी आज उनका ट्वीट आया है तकरीबन 2 घंटे पहले, जिसमें वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग आईटी सेल के कंप्यूटर से बने हुए ट्विटर का इस्तेमाल करके मुझे टारगेट कर रहे हैं। ये सब पेड हैं और ये मेरे ऊपर घटिया तरीके से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सुब्रमण्यम स्वामी की इस बातचीत को गंभीरता के साथ लिया जाए, और गंभीरता से न लेने का कोई कारण नहीं, तो 2 बातें महत्वपूर्ण। पहली बात, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि प्रधानमंत्री फेल हो गए, बल्कि ये कहा है कि उनके अंतर्गत जो कार्यालय है, जो देख रहा है पीएमओ, वो फेल हो गया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि कोविड से निपटने में अगर कोई एक व्यक्ति सक्षम है तो वह नितिन गडकरी। वो ये नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी की जगह नितिन गडकरी को होना चाहिए, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि नितिन गडकरी को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए तो ऐसा संभव हो सकता है।
तो इसी पे आज करेंगे चर्चा और बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ बहुत बड़े प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं। हमारे साथ संतोष भारती जी मौजूद है, हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी मौजूद है, हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी मौजूद है, और हमारे साथ थोड़ी देर में सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी भी जोड़ेंगे। अशोक वानखेड़े, ये जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो बयान है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरीके से सफल हो गया है और नितिन गडकरी ही बचा सकते हैं? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा जी। हाँ, हो गया अनम्यूट हो गया। 2014 से आज तक का इस पूरे कैबिनेट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो इनके पास नितिन गडकरी की ही अचीवमेंट है, जो लगातार दिखाती है, क्योंकि वो आदमी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करता है। वो ब्यूरोक्रेसी के भरोसे से काम नहीं करता और वो अपनी सूचनाएं अपने अलग तरीके से इकट्ठा करता है, जिससे वो मिनिस्ट्री पे कंट्रोल रखते हैं। प्रश्न ये है कि आज गडकरी को लाने का इसलिए बोला गया है कि गडकरी भले ही रोड बनाते हो, लेकिन गडकरी ने विदर्भ में जिस हिसाब से कमान संभाली है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था उन्होंने की भिलाई से नागपुर में। उसके बाद वो 24 घंटे नागपुर ही नहीं, नागपुर से यवतमाल, वाशिम तक जो विदर्भ के कॉर्नर के जिले हैं वहां तक वो पहुंचे हैं। उन्होंने उसके बाद रेमडेसिविर का जो प्रॉब्लम था, जब उन्होंने देखा कि ये दवाई जरूरी है लेकिन कम क्यों है, तब पता पड़ा कि ये लिमिटेड कंपनियां बनाती है। उन्होंने गुजरात के जो मंत्री थे, जो ये कंपनियां जिनके अंडर आता है केमिकल एंड ड्रग्स, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे तो अधिकारी बोलते कि इसमें पेटेंट का कोई लफड़ा है, नहीं कर सकते कुछ। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से बात की, प्रधानमंत्री से बात की, सब कुछ के उन्होंने कहा कि अपने पास एक अधिकार है, हम ये पेटेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, आप कंपनियों से बात करिए। जब कंपनियों से बात की सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों को तुरंत लाइसेंस दे दीजिए। वो कंपनियां जो ये प्रोडक्शन करने में सक्षम है, उनको प्लांट की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने जब नागपुर में ये बात की, तो एक वर्धा में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो कह रही थी कि मेरे पास जो मशीन है उसमें ये इंजेक्शन भी बन सकता है। उनको तुरंत परमिशन दिलवाई और कल 30,000 डोजेस पर डे का प्रोडक्शन वर्धा में चालू हो गया, एक सप्ताह के अंदर। ये रूट कॉज ढूंढ के उसको एक्सरसाइज करना, मात्र अधिकारियों के भरोसे, बोलने के भरोसे। गडकरी बोलते नहीं है, और जब बोलते तो बेबाक बोलते हैं, और बोलते ये भी है कि मैं जो बोलता हूं वही करता हूं, जो कर नहीं सकता वो बोल नहीं सकता। तो हमारे यहाँ बेसिक जो सुब्रमण्यम स्वामी तो ये जाति जाते हैं, अपने वालों के खिलाफ विद्रोह करते, उनका नेचर है। लेकिन इस कोविड के मामले में जो चीजें वो बता रहे हैं, उसमें गलत क्या हो रहा है? सर्वोच्च न्यायालय रोज कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट की बात ही छोड़िए, देश का सर्वोच्च न्यायालय रोज कह रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय के पास जब सरकार ये कहती है कि आप ही बताइए थर्ड वेव से कैसा करना है, तो सर्वोच्च न्यायालय सेक्शन सब सेक्शन कोट करते हुए यदि ये बताता है कि आप बांग्लादेश से रेमडेसिविर ला सकते हो, वो ये बताता है कि आपको ऑक्सीजन कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या फिर कोविड की पूरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट लड़ रहा है? क्या कोविड का पूरा प्लानिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है? और यदि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, मतलब हास्यास्पद है आशुतोष कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ये कहता है हमारे पास ऐसे हॉस्पिटल से फोन आते हैं जो कोविड वार्ड नहीं है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। उनको क्यों चाहिए ऑक्सीजन? तो कोर्ट को ये बताना पड़ा कि सिर्फ कोविड के ही वजह से ऑक्सीजन नहीं लगता, जो कोविड के हॉस्पिटल है वहां बाकी भी मरीज है, उनको भी ऑक्सीजन लगता होगा। जो लोग घर में क्वारंटाइन है उसको भी ऑक्सीजन लगता होगा। और ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उन क्वारंटाइन वाले व्यक्ति तक पहुंचाना, ये आपका काम है, क्योंकि ये पेंडेमिक एक्ट के तहत ऑक्सीजन आप ले आए हैं। ऐसी कई चीजें जब कोर्ट की बताना पड़ती है, तो आज सर पे हाथ रखता है कि क्या कोविड की लड़ाई हम कोर्ट से लड़ रहे हैं जी, या ये कोविड की लड़ाई हम कहां से लड़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लड़ रहे हैं या पीएमओ हाथप्रस बैठा हुआ है? अशोक, असली सवाल तो ये है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक तरीके से इनडायरेक्टली कहा है, और डायरेक्टली हम उसको समझ रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरीके से फेल हो गया है। जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय की बात कर रहे हैं, तो दरअसल प्रधानमंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय किनको रिपोर्ट करता है, किनके लीडरशिप पे काम करता है? तो पहले तो हम ये माने ना, प्रधानमंत्री कार्यालय हर बात पे फेल हुआ है। नोटबंदी में प्रधानमंत्री कार्यालय फेल हुआ है, जीएसटी में प्रधानमंत्री कार्यालय फेल हुआ है, चाइना में प्रधानमंत्री कार्यालय फेल हुआ है, पहला लॉकडाउन करने के बाद जो माइग्रेशन हुआ है लेबर का, वो जज करने में प्रधानमंत्री कार्यालय फेल हुआ है। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को वो लोग आसपास चाहिए जो उनके हाँ में हाँ मिलेंगे। वो सबसे बड़े कव्वाल है और पीछे ताली बजाने वाले हाजी हाँ हम भी देखेंगे वाले लोग हैं। उनको वो लोग नहीं चाहिए जो ये बताए कि सर ये गलत है, और जो लोग बताते हैं उनको निकाला जाता है। आरबीआई के गवर्नर कितने बदले देखिए, इन्होंने रखे हुए गवर्नर थे, कोई कांग्रेस ने रखे हुए गवर्नर नहीं थे। आपने रखे हुए गवर्नर वो अच्छे गवर्नर थे जो जानते थे इकोनॉमिकल पॉलिसी को। उन्होंने कहा नोटबंदी गलत है, आपने उनको भगा दिया।
उन्होंने कहा कि हम आरबीआई का पैसा आपको देना नहीं चाहते, क्योंकि आरबीआई में यदि इतना पैसा नहीं रहा तो आरबीआई की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। तो आपने उसको निकाल दिया, दूसरा ले आए। आप ऐसे लोगों को ले आते हो जिनको फाइनेंस की समझ नहीं, फिर वो आरबीआई से पैसा देते हैं। ये इंडिकेशन देता है यहाँ आपको सजेस्ट करने वाला, आपको करेक्शन करने वाला, आपको ये बताने वाला कि ये पॉलिसी गलत हो रही है, इनकी जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आपकी जय जयकार करने वाला, आपको महिना मंडित करने वाला, और आपके मैं आप आज एक कोट करता हूं सर, कि जब ऑक्सीजन के बारे में कैबिनेट में डिस्कशन हुआ तो एक महामंत्री, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कुछ नहीं है, ये कोरोना खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बहुत वरिष्ठ मंत्री ने ये कहा, क्योंकि वो जानते थे कि प्रधानमंत्री यदि बहुत परेशान है ऑक्सीजन को लेके, अपने ऐसे बोलने से उनको एक दिलासा दिया जाएगा कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है, ये पेपर वाले और अखबार वाले, चैनल वाले यही चिल्लाते। तो ऐसे मंत्रियों को उठा के फेंकना चाहिए था, जिन्हें नोटबंदी का ज्ञान दिया उनको उठा के फेंकना चाहिए था, जीएसटी में जिसने बर्बाद किया उनको फेंकना चाहिए था। लेकिन वो बरकरार है। जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये कहता है कि कोविड पे हमने जीत लिया, वो टास्क फोर्स का चेयरमैन आज भी बना हुआ है, और आज भी वो देश को ज्ञान दे रहा है कि हम जो लोग फेल हो गए हैं पूरी तरह से, वो हमको अगली लहर और उसके अगली लहर का प्लानिंग बता रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य देश का नहीं। बिल्कुल। संतोष जी, ये जो सवाल है, ये पीएमओ पर क्यों हमला हो रहा? भाई आप टीम आप चुनते हैं, जो लीडर इज नोन बाय द टीम ही सेलेक्ट्स। बहुत बहुत सिंपल सी बात है। विराट कोहली अगर गलत टीम को चुनेंगे, गलत खिलाड़ियों को चुनेंगे, जिसको बॉलिंग नहीं आती उससे बैटिंग कराएंगे, जिसको बैटिंग नहीं आती उससे बॉलिंग कराएंगे, तो जाहिर सी बात है टीम तो फिसड्डी साबित होगी ना। तो पीएमओ पर क्यों दोष दिया जाए? तो आशुतोष जी, उत्तर मैं अपनी तरह से दूं या आप जैसा चाहते हैं वैसा दूं? नहीं, आप मुझे अपनी तरह से देने दीजिए। इसलिए क्योंकि मैं चाह रहा था, मैं विजय त्रिवेदी जी को पहले सुनना चाह रहा था, क्योंकि हम तीनों में से विजय त्रिवेदी जी वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है कुछ चीजों के बारे में, इसलिए मैं उनको सुनना चाह रहा था। कोई बात नहीं। मैं अभी सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर बात करना चाहता हूँ जी, जिनको आपने अपनी हेडिंग में रखा है। सुब्रमण्यम स्वामी राजनीति में वन मैन आदमी जाने जाते हैं, और मैं उनका प्रशंसक तब से हूं जब देश में आपातकाल था और एक अकेला आदमी दुनिया में घूम करके आपातकाल के खिलाफ अलख जगा रहा था। उसके बाद देश में जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर जनता दल की सरकार बनी, चंद्रशेखर जी की सरकार बनी उसके बाद। और सुब्रमण्यम स्वामी इस विधा के आदमी हैं कि वो जिस चीज को समझते हैं गलत है, उसको लेके वो दोनों हाथों से दुधारी तलवार चलाते हैं। उन्होंने अटल जी के खिलाफ कैंपेन किया, अटल जी को डाउन करने की कोशिश की, आडवाणी जी के खिलाफ किया, उनको डाउन करने की कोशिश की, और हिम्मत के साथ की, सारा रिस्क लेके किया। इसके बाद चंद्रशेखर जी की सरकार गिराने में सुब्रमण्यम स्वामी जी का 90% हाथ है। ये बात मुझे खुद चंद्रशेखर जी के सामने मरहूम दिग्विजय सिंह जी ने, जो बिहार के रेलवे राज्य मंत्री थे, उन्होंने मुझे बताई थी। तो स्वामी जी ऐसे आदमी हैं जिसे गलत समझते हैं उसकी खिलाफत करते हैं। इस समय देश जिस परेशानी या जिस महामारी के संकट में है, और सरकार में जिसको हम पॉलिसी पैरालाइज कहें या फैसलों का इम्प्लीमेंटेशन न हो या समाचारों का आवागमन न हो, और जिस फैसला लेना है उसके पास समाचार जाए ही नहीं, उसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी के मन में जो गुस्सा है, वो गुस्सा मुझे नजर आता है इन सारे ट्वीट्स में। मेरा मानना है उन्होंने बहुत सही राय दी है, और ये राय सारे देश की राय है। और मैं आज आपको एक चीज बताऊं, मैं अशोक वानखेड़े को मैं इस चीज का आपके शो में श्रेय देना चाहूंगा। हम दोनों एक शो में थे अभी 4 दिन पहले, और मैंने इनसे कहा था कि अगर ये सरकार फ्लॉप होती है तो क्या होना चाहिए, सरकार मतलब डिसीजन मेकिंग सिस्टम। अशोक वानखेड़े ने साफ कहा था कि नितिन गडकरी को ही एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर सेरेमोनियल रहे, लेकिन उनकी जगह पर इम्प्लीमेंटेशन करने का काम सौंपना चाहिए नितिन गडकरी को। अब आज जब आप इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो बात इसलिए गंभीर है कि जब इस कैबिनेट के बाकी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड हम देखते हैं, और अगर अशोक वानखेड़े जो ये बात कह रहे हैं कि जो अभी एक कैबिनेट मंत्री का उन्होंने किस्सा बताया जिसने ये कमेंट किया कि ये सब कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन की जरूरत खत्म हो जाएगी, तो ये बताता है कि हमारी सरकार में बैठे हुए लोग कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत ही खराब है, निम्न स्तर से भी निम्न स्तर के हैं। ये बताता है कि स्वामी का ये ट्वीट सही है, इसको चाहे आप स्वामी के खिलाफ इस्तेमाल करें,
बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करें, आरएसएस उन्हें डांटे, पर जितना मैं उनको जानता हूं श्री सुब्रमण्यम स्वामी को, वो इन चीजों से घबराने वाले नहीं हैं। उन्हें आज अगर मोहन भागवत जी भी कहेंगे कि तुम अपना बयान वापस लो, मुझे लगता है वो नहीं लेंगे। उन्होंने जो ट्वीट किए हैं बिल्कुल सही किए हैं, मैं उनसे सहमत हूं। बट संतोष जी, मैं सवाल फिर दोबारा फिर आपसे पूछूंगा कि ये जो पीएमओ फेल होने की बात है, सुब्रमण्यम स्वामी ये क्यों नहीं कहते प्रधानमंत्री फेल हुए? देखिए, हर आदमी के कहने का एक अंदाजा होता है आशुतोष जी। सुब्रमण्यम स्वामी ये भी कह सकते थे, क्योंकि एक पार्टी के वो एक डिसिप्लिन में है, इतना डिसिप्लिन तो आदमी मानता है, संघ उनको लेके आया है, हो सकता है संघ ने अभी ये फैसला न किया हो कि हमें सीधे कहना है कि मोदी जी इस्तीफा दें। इसलिए स्वामी का ये ट्वीट बताता है कि कहीं पर संघ में भी बहुत हलचल है, और जिस तरीके से सरकार या पीएमओ काम कर रहा है, क्योंकि पीएमओ ने एक बहुत खतरनाक काम किया है इस देश में, या पूरे भारत की व्यवस्था को लेकर के उसने सब कुछ एक व्यक्ति केंद्रित कर दिया है। जहां पर पीएमओ को कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, वहां पीएमओ डिसीजन ले रहा है, और ये डिसीजन लेने में मंत्रियों की बात नहीं सुनी जा रही है, सेक्रेटरीज की बात सुनी जा रही है। और खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा कमाल का काम किया था, जब ये 2014 में आए तो 2015 में इन्होंने कहा था आईएएस की मीटिंग में, सेक्रेटरीज की मीटिंग में, कि आप सीधे हमें बताइए, आप अपने मंत्री के पास मत जाइए। तो ये जो सिस्टम तोड़ने का काम खुद प्रधानमंत्री जी ने किया, इसके बारे में जिस दिन संघ फैसला लेगा, उस दिन आप स्वामी जी की भाषा कुछ और सुनेंगे। अभी कहीं फैसला हुआ नहीं है और सुधारने की कोशिश हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। विजय जी, ये जो संतोष जी जो जिस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या उतनी हिम्मत है आरएसएस के अंदर? पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर देश को बचाना है तो क्या वाकई में नितिन गडकरी वो व्यक्ति हैं जो बचा सकते हैं? और प्रधानमंत्री को मैं ये बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि उनकी जो टीम थी वो असफल हो गई, तो आप नई टीम चुन लीजिए। ये अधिकार होता है कि अगर विराट कोहली कोई टेस्ट मैच हार जाता है तो अगले में वो 2 बॉलर को चेंज कर देता, नए बैट्समैन आ जाते हैं और फिर अगला मैच वो जीत जाते हैं। अशोक जी, दोनों जो विद्वान लोग हैं, संतोष जी, अशोक जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों बहुत सरकार को और पार्टी को गंभीरता से समझते हैं, गहराई से समझते हैं। हमने जो प्रोग्राम आप जो कर रहे हैं उसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरा हिस्सा है प्रधानमंत्री कार्यालय या नितिन गडकरी। आप समझते हैं नितिन गडकरी की यदि पहली बात करें तो नितिन गडकरी की योग्यता पर सवाल नहीं होता। वो बार बार उन्होंने तय किया है, आज नहीं, जब वो महाराष्ट्र में पहली बार मंत्री बने थे तो उस समय भी वो जो हाईवे मिनिस्टर के तौर पर सक्सेसफुल हुए थे कि वहां पर हाईवेज और फ्लाईओवर्स बनाए गए थे, फ्लाईओवर मिनिस्टर्स के तौर पर। नितिन गडकरी जी को मैं जानता हूं कि वो इंडस्ट्रीज के लोग जिस तरह के होते हैं, बिजनेसमैन जैसे होते हैं, वो उस तरह के हैं। वो काम को नतीजे तक पहुंचाने वाले लोग, वो अक्सर अफसरों के एक्सक्यूजेस को नहीं मानते। वो कहते हैं कि मुझे ये काम चाहिए, इसका नतीजा मिलना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। और वो इस मामले में इस पूरी सरकार में 70-75 मंत्रियों में अकेले आदमी का नाम क्यों याद आता आपको? नितिन गडकरी का। इसलिए क्योंकि वो अपने काम को अंजाम, आज भी वो जब सरफेस ट्रांसपोर्ट में है तो इस सरकार में सबसे ज्यादा काम प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम के अलावा यदि होता है तो सड़क परिवहन पर हो रहा है, सरफेस ट्रांसपोर्ट में हो रहा है। उसमें बहुत सारा काम उन्होंने किया है, सरफेस ट्रांसपोर्ट का भी किया है, वाटर में भी किया है, गंगा पर भी किया है, ये सारा। तो नितिन गडकरी की योग्यता पर सवाल नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे लोगों के चाहने के बाद भी नितिन गडकरी बने हुए ताकतवर। आपको याद होगा कि जब वो अध्यक्ष थे और दोबारा अध्यक्ष बनाने की बात आई थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको लिए, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में ही बदलाव कर दिया था। लेकिन उसी पार्टी के कुछ लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ एक पूरा प्लान रचा और आखिरी रात, मतलब जिस रात उनका तय होना था अध्यक्ष बनना, वो अध्यक्ष नहीं बन पाए। फिर वो उस घोटाले का क्या हुआ नहीं हुआ, अशोक जी ज्यादा जानते, संतोष जी ज्यादा जानते। खैर, ये मुद्दा अलग है। दूसरी बात जो हर्षवर्धन जी के लिए कही गई, वो भी बात सही है कि हर्षवर्धन जी विनम्र लोगों में से, पोलाइट लोगों में से, और वो असर्ट ऊपर के लेवल पर नहीं करते। वहां तो समझ में आती है एक बात की प्रधानमंत्री के साथ वो असर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अपने नीचे के लोगों के साथ भी उस तरह का असर्टिवनेस नहीं दिखाते। ये उनका एक बड़ा फेलियर हो सकता है। पोलाइट है, ईमानदार है, मेहनती है, वो सब अलग बात है, लेकिन वो निचले लेवल पर भी अपने से नीचे ऑफिसर के साथ भी उस फाइट के साथ काम नहीं कर सकते। तीसरा इशू है, छोटा 2 मिनट लूंगा मैं। तीसरी बात है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में संतोष जी ने बहुत अच्छे से बताया।
इमरजेंसी से लेकर और अभी तक का जिक्र किया कि विदेश में वो किस तरह से रहे, और वो एक बार विदेश वाजपेयी जी के ना चाहते हुए भी राज्यसभा में पहुंच गए थे अचानक इमरजेंसी के दौरान और हंगामा कर दिया था। और संतोष जी की बात ये बिल्कुल ठीक है कि सुब्रमण्यम स्वामी गलत को गलत बोलते हैं, दुधारी तलवार है, लेकिन ये नहीं उन्होंने उनके जो गुण का जिक्र नहीं किया वो ये है कि वो अपने जिस पर नाराज हो जाते हैं उसके लिए फिर गलत सही भी नहीं देखते। सुब्रमण्यम स्वामी इस देश के सबसे लॉन्गेस्ट वेटिंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं, समझे। वो मोरारजी देसाई से लेकर चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई से विजय जी वीपी सिंह से लेकर और नरेंद्र मोदी तक। विजय जी मेरा सवाल जिक्र कर दूं, हाँ आप कर देना। एक चीज बता दूं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का जब चर्चा हुई थी 2012-13 में, तो सुब्रमण्यम स्वामी पहले लोगों में से थे जिन्होंने उनका सपोर्ट किया था। तीसरी बात, आरएसएस के सबसे ज्यादा विश्वस्त लोगों में से सुब्रमण्यम स्वामी है। बीजेपी के न चाहने पर भी उन्हें एमपी बनाया गया, समझे। तो इस बात का वजन आप समझ लीजिए। अब जो बात आती है प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमले की, तो जो आपने जिक्र किया वो बात ठीक है कि कैप्टन यदि काम कर रहा है और उसकी टीम फेल है तो टीम बदल दीजिए। हर दिन आप विराट कोहली को बदलेंगे क्या? एक मैच हारेंगे तो विराट कोहली को बदलते रहेंगे? टीम को बदलना पड़ेगा ना। लेकिन टीम बदलने का काम विराट कोहली को करना होता है। अब वो विराट कोहली क्या समझ रहा है कि क्या उसकी टीम से वो उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, या रिजल्ट ले नहीं पा रहे? अगर नहीं ले पाते, यदि 4 मैच हारते हैं, तो फिर सवाल कैप्टन पर भी आता है। ठीक है। अब विजय जी ने तो क्रिकेट की भाषा में से बात करता है, जिन्होंने क्रिकेट की भाषा में बात नहीं की, मैंने ही सवाल पूछा था। लेकिन आलोक जी, मेरा सवाल थोड़ा सा फर्क है कि विजय, जब विराट कोहली असफल हो जाते हैं या टीम से बाहर हो जाते हैं, लगता है उनके बगैर देश नहीं चलेगा, तब अजिंक्य रहाणे नाम का एक आदमी आता है जो भारत को बहुत ही शानदार तरीके से विजय ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिला के वापस लेकर आता है। तो क्या ये वक्त आ गया है कि जब देश के अंदर एक नए कप्तान के नाम की शुरुआत होनी चाहिए? देखिए आशुतोष जी, ये देश क्रिकेट का मैदान नहीं है और इस देश को क्रिकेट के अंदाज में चलाया नहीं जा सकता। और एक बहुत पुराना नारा है, और अभी बीच बीच में हम लोग मजाक में उसका इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि 20 साल पहले लोगों ने बहुत दूरंदेशी और दानिशमंदी दिखाई थी कि इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। ये साफ हो चुका है कि ये लोग सरकार नहीं चला सकते हैं। ये जो सरकार के नाम पे लोग बैठे हुए हैं, ये निहायत नाकारा और नाकाबिल लोग हैं। और अब जब आप जो ये फॉर्मूला लाए हैं, जहां से भी आ रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी लाए या कोई और लाए, इसमें कोई दम नहीं है, कोई वजन नहीं है, पूरी तरह बकवास बात है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ और गडकरी को ले आओ। अगर इस सरकार को जाना है तो इस सरकार को जाना होगा, इस पार्टी को जाना होगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस सरकार में बैठा एक एक आदमी इस नाकारेपन में भागीदार है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मोदी जी जिम्मेदार हैं और बाकी नहीं है। ये जब मोदी जी के कंधे पे चढ़ के सत्ता तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार थे, उस समय भागीदार थे। आज की तारीख में ये बड़े काबिल हो गए और मोदी नाकाबिल हो गए। अगर ये बहुत काबिल थे और मोदी नाकाबिल थे तो ये क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन गए? ये बहुत बड़े एग्जीक्यूशनर हैं, इनको बड़ा भारी एग्जीक्यूशन आता है। तो ये इन्होंने अपनी ये संगठन क्षमता दिखाकर, अपना बिजनेस एक्यूमेंट दिखाकर सरकार क्यों नहीं बना ली? और अगर नहीं बना पाए, अगर वो इस देश में जहर की खेती करने के काम में नरेंद्र मोदी के और आदित्यनाथ योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, तो अब जब सजा मिलने का टाइम आएगा तो इनको बराबर में बांध के सजा दी जानी चाहिए, न बजाय इसके कि इनको कहा जाए कि नहीं ये बड़े काबिल है और इनको साथ में कुर्सी दे दी जाए और नरेंद्र मोदी को सजा दी जाए। ये नहीं हो सकता है। जो पार्टी सरकार में आई है, अगर वो पार्टी नाकारा साबित हो रही है, और ये पार्टी नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर सरकार में आई थी, ये पार्टी कतई नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया और उसके बाद पार्टी ने, संगठन ने, किसी ने नरेंद्र मोदी को बना दिया, ऐसा नहीं है। ये नरेंद्र मोदी के चेहरे की जीत थी, पहली बार भी, दूसरी बार भी। और अगर ये नाकामी है नरेंद्र मोदी के चेहरे की, उनके साथ जितने लोग शैडो के तौर पर खड़े हैं, जो उस चेहरे की कीर्ति का, पराक्रम का फायदा उठा रहे थे, उन सबको इस सजा में बराबर का भागीदार होना होगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं चल सकता है। ठीक है आलोक जी, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं कि इस वक्त आप भी कोरोना पॉजिटिव हैं, आपके परिवार में तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। और ये नहीं अशोक जी, और ये आज की तारीख में ये चिंता और ये गुस्सा, ये आक्रोश अब सड़कों पर निकल रहा है। मैंने कहा कि जब सुबह हम फोन उठाते हैं, किसी का फोन आता तो हमारा दिल डर जाता है।
आज सुबह ही जब मैंने पहला मैसेज देखा तो हमारे मित्र शेष नारायण सिंह की मृत्यु का समाचार था। 2 दिन पहले जब आलोक जी ने वो समाचार दिया था। हाँ, हमारे मित्र अरुण पांडे जी वो मैं आप बता नहीं सकता हूँ। मैं पहले आशुतोष, मैं आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की। मैंने शेष जी, जो मेरे लिए बिल्कुल परिवार के सदस्य, पिछले दिनों बहुत अंतरंग मित्र रहे हैं, मैंने एक लाइन नहीं लिखी है उनके बारे में, न ट्विटर पर न फेसबुक पर। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी है। मैंने सिर्फ, क्योंकि हम लोगों का एक वर्किंग ग्रुप है जिसमें मुझे वो सूचना दुर्भाग्य से देनी थी, इसलिए मैंने वहां लिख के बताया कि वो नहीं रहे। लेकिन मैं नहीं बता सकता हूँ मैं किस हालत में हूँ, दिमाग मेरा किस तरह की परेशानी से जूझ रहा है। और रोज सुबह यही हाल हो रहा है। हर रोज सुबह जब आप उठते हैं, आपके पास जब मैसेजेस आते हैं, इसमें हम क्यों भाई, मैं नहीं मानता हूं कि नितिन गडकरी कोई कम जिम्मेदार हैं, कम दोषी हैं। जितने लोग इस सरकार में हैं वो सब बराबर के भागीदार। बिल्कुल, मैं आलोक जी आपकी राय से सहमत हूं कि अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अशोक वानखेड़े जी, आप इसमें कुछ इंटरव्यू करना चाहते थे, लेकिन फिर भी मैं एक गुजारिश आप सब लोगों से करूंगा कि हम बातचीत कर रहे हैं और हमें अपनी भावनाओं पर अगर थोड़ा सा नियंत्रण रखें तो ज्यादा बेहतर। अशोक जी। नहीं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलता हूँ। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, कितने लोग कैबिनेट के उसके साथ थे? कितने लोगों ने उनको हाँ कहा था या मना कहा था? कई कैबिनेट में आप जब आज के डेट में ये जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, उसने ये नहीं कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर को बदल दो। वो भी सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे आपने सरकार को ले आए। वो कह रहे हैं कि आपका पीएमओ काम नहीं कर रहा, तो आपके पास यदि काबिल मंत्री है तो उसका उपयोग क्यों नहीं करते? ये बात उन्होंने की है। बात हम यही कह रहे हैं कि क्या एक वर्किंग ग्रुप नहीं हो सकता? क्या कांग्रेस में इसके पहले वर्किंग ग्रुप नहीं हुआ करते थे? एक वर्किंग ग्रुप यदि हो, और देश की सच्चाई मैं बता रहा हूं आपको, मैंने रेमडेसिविर का उदाहरण इसलिए दिया, इन्हीं नरेंद्र मोदी ने तुरंत 1-2 घंटे के अंदर डिसीजन लेके रेमडेसिविर की और 11 लोगों को लाइसेंस देना ये तय किया, क्योंकि उनके पास एक गुहार लगा के कोई गया, उनके पास कोई बोलने गया कि ये रेमडेसिविर की दवा का यही इलाज है। जब उन्होंने देखा कि यही इलाज हो सकता है तो उन्होंने किया। आज यदि कैबिनेट में लोग ऐसे हैं कि जो सुन सकते हैं, तो जिनके आप सुन सकते हैं वो लोग बोलते हैं। गडकरी बोलते हैं। गडकरी ने कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है, क्रियोजेनिक टैंकर चाहिए। मैंने विशाखापट्टनम से नागपुर के लिए टैंकर मंगाए, तो उन्होंने तुरंत क्रियोजेनिक टैंकर भी इंपोर्ट किए हैं। इसलिए बार बार गडकरी को बुलाना यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो आप एक काम करिए, आप गडकरी को एक चेयरमैन बना दीजिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का, उसमें प्राइम मिनिस्टर है। ऐसा तो कतई नहीं कहा उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर काम नहीं करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर के अधीन ही काम करेंगे। लेकिन जब जब ऐसा कोई संकट का समय आता है, ऐसा भी हुआ है कि जब देश पे आक्रमण हो गया है तो यशवंतराव चौहान को बुलाया गया था कि आप डिफेंस मिनिस्टर बनिए और ये जो देश के आक्रमण है उसको संभालिए। जब जब देश पे ऐसा संकट आता है तब तक अपने में से कौन सा बेस्ट आदमी है ये करते हैं। हम पत्रकारिता में भी ये करते हैं कि यदि कोई बड़ा हादसा हो गया, हमें मालूम है पर्टिकुलर रिपोर्टर उसके लिए है, इसलिए वो जाता है। उसमें ये नहीं कहा जाता कि संपादक की है, संपादक की इसके लिए सब कुछ है। मैं मानता हूं कि सब लोग अपने अपने भरोसे गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो गडकरी, जो नरेंद्र मोदी के चेहरे के बगैर भी चुनाव जीतते थे, वो भी आए। 350, 10-15 लोग हैं, उसमें से 150-200 लोग होंगे, लेकिन 100 लोग तो ऐसे हैं बीजेपी में कि जो अपने चेहरे पे आए। क्या उनकी कुछ भी औकात नहीं है? यदि कुछ उनकी औकात ही नहीं होगी तो फिर मंत्री बनने की भी लायक नहीं है। तो फिर हम पहले कोविड से, यहाँ प्रश्न ये है कि गडकरी को इसलिए नहीं लाया जाता क्योंकि गडकरी को कमेटी का चेयरमैन भी बना देंगे तो उसके बाद जो अगला अधिवेशन आएगा बीजेपी का, उसमें जो अभिनंदन प्रस्ताव है वो गडकरी के नाम का होगा कि गडकरी जी ने अध्यक्ष बन के संभाला। आपको वो क्रेडिट किसी को देना नहीं है। यहाँ तो रास्ते पे चलते हुए यदि फोटोग्राफर क्लिक कर रहा तो आप एक कैबिनेट मंत्री को पीछे करते हैं कि अभी फोटो में आप नहीं आ जाए। ये लोगों ने दृश्य देखे हैं, इस पे चर्चाएं हुई। जब इतना आत्ममुग्ध आदमी ऊपर बैठा हुआ है तो उसको देश में कोविड का क्या हो रहा है इसकी चिंता नहीं है। आप रोज सुबह नहीं उठते, डर के मारे फोन उठाते, ये उसको कोई चिंता नहीं है। उसको चिंता है कि मेरी छवि मैं कैसे ठीक करूं। इसीलिए जो लाइन उन्होंने तय कर ली वो कर ली। क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि कोविड आ रहा है? प्रधानमंत्री को पता था, लेकिन कोविड को एक्सेप्ट करना, रेमडेसिविर का एक्सपोर्ट रोकना, आप अपने वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोकना, ये एक्सेप्टेंस है कि कोविड आ रहा है। और कोविड आने का एक्सेप्टेंस यदि आप करते हो तो फिर आपको कुंभ भी रोकना पड़ेगा और इलेक्शन भी रोकने चाहिए। आपको ये करने नहीं थे क्योंकि आपने एक लाइन पकड़ी। जब एक आदमी माईवे और हाईवे के हिसाब से चलता है तो फिर कैबिनेट में वो लोग जिसका वजूद भी है वो भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोलता हूं कि कुछ इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी को पनिशमेंट हुई। क्यों इंदिरा गांधी के साथ वाले लोग इमरजेंसी में छोड़ के दूसरे पार्टियों में गए? क्यों नहीं लोगों ने सवाल उठाया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तब होती है जब कलेक्शन होता है,
जब यहाँ सिर्फ डिक्टेटरशिप चलती होगी तो वहां प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बोल रहा हूं मैं संविधान की बात नहीं कर रहा हूं कि सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये शब्द बहुत अच्छा है कि क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव डिसीजन है। हमारे यहाँ नोटबंदी का डिसीजन हुआ, कैबिनेट को पता था, फोन बाहर रख के उनको अंदर बुलाया गया था और बोला गया था कि हम डिसीजन ले रहे हैं। क्या इसका डिस्कशन हुआ था? आप इसको कैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते? ठीक है, मैं एक लाइन इसमें बोलना चाहूंगा कि देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है कि आप उसमें मौन सहमति दे रहे हैं। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो लोग इस समय आवाज उठाएं, निकल जाएं, इस्तीफा दे दें। जगजीवन राम इंदिरा गांधी की कैबिनेट में शामिल थे, लेकिन इस्तीफा देकर बाहर आ गए। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई उन्होंने जब इमरजेंसी खत्म हुई, इसलिए उनको बाद में माना गया कि बाहर के नेता हैं। वरना इंदिरा, संजय, बंसीलाल, विद्याचरण शुक्ला, इनको सबको किसको सजा नहीं मिली? जनता ने सबको सजा दी। तो उन्होंने इस्तीफा तब देना चाहिए था आलोक जी जब इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी के टाइम पे वो भी मंत्री थे, इमरजेंसी के टाइम पे वो भी मंत्री थे। अशोक एक तरीका हो सकता है देखने का कि हम भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मैकेनिज्म की बात करें कि भाई पार्टी ये सेफ्टी वॉल बनाए निकाले, वो अलग बात है। वो अगर आप बात कर रहे हैं तो ठीक है। देश के तौर पे मैं देखता हूं तो भाई पिछली सरकार के मंत्री हैं, पिछले प्रधानमंत्री हैं और ऐसे लोग इस देश में रहे हैं जो बाकायदा अच्छी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। फिर उनको सामने लाइए, एक नेशनल गवर्नमेंट बनाइए, राष्ट्रपति के स्तर पे इंटरवेंशन हो ये। और अगर कोई तरीके की बात होगी, मैं आज नहीं जानता हूं होगा कि नहीं होगा, कल की तारीख में सरकार की आपराधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी होगी। जिस अंदाज में यहाँ लापरवाही हुई है, जिस अंदाज में लोगों को मरने के लिए छोड़ा गया है, ये सिर्फ कुर्सी जाने का और कुर्सी पे किसी के बैठने का सवाल नहीं है, ये लोगों की जान का हिसाब देने का सवाल है। ठीक है संतोष जी, ये जो सवाल आलोक जी ने खड़ा किया और अशोक ने खड़ा किया है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ इतनी चुप्पी क्यों है? अभी आपने कहा कि आरएसएस ने भी तय नहीं किया, अब नहीं तय करेंगे तो कब तय करेंगे? इतनी बड़ी आपदा तो हिंदुस्तान ने 1947 के बाद पहले कभी देखी नहीं। हाँ, 1984 भी हमने देखा है, बहुत सारे दंगे हमने देखे हैं, लेकिन इतना कंसिस्टेंटली इतने लंबे समय तक दहशत खौफ का माहौल कभी नहीं देखा। तो क्यों बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुप हैं? क्यों आरएसएस आज फैसला करने की स्थिति में नहीं? मैं ये नहीं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री को आप बदलिए, मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को आप संदेश तो दे सकते हैं कि भाई ये आप गलत हो रहा है, इसको ठीक करिए। इतनी भी आवाज नहीं आ रही आज। आप देखिए, आशुतोष की बात है तो जाहिर है आशुतोष की बात ही चलेगी। अभी जो आलोक जी ने कहा, मैं उससे 500% सहमत होते हुए भी सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं आलोक जी से कि आलोक जी, हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि एक संविधान है और उस संविधान में ये व्यवस्था नहीं है कि आप राइट टू रिकॉल कर सकें। तो आपके पास जब तक 5 साल नहीं होते या राष्ट्रपति सरकार भंग नहीं करता, जो कि वो नहीं कर सकता, उसके भी तरीके हैं संविधान के हिसाब से कह रहा हूं, तब तक आप किसी भी सरकार का चुनाव में तो आपराधिक उसके ऊपर आरोप या तय कर सकते हैं, पर उसके पहले कैसे करेंगे? अभी तो हम खाली इच्छाएं व्यक्त कर सकते हैं। पर मेरा आपसे ये कहना है कि जब ये बात आई थी जयप्रकाश जी के समय में कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, उस समय न मीडिया ने न किसी राजनीतिक दल ने उसका साथ दिया था। सिर्फ याद दिला रहा हूं मैं अभी आशुतोष आपकी बात पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अशोक जी अपनी जगह सही हैं और आलोक जी अपनी जगह सही हैं। मैं इसमें एक तीसरा कोना और देखता हूं, वो जिसका जिम्मा भी इस देश के मुखिया के ऊपर जाता है, प्रधानमंत्री के ऊपर जाता है। उदाहरण के तौर पर जब आप दोनों महानुभाव आपस में बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि पिछले कौन कौन से संकट आए, उसमें कौन कौन खड़ा हुआ। तो अचानक मुझे एक छोटे मंत्री याद आए, यमन में जब भारतीय फंस गए थे, गृह युद्ध हुआ था और आपका एक मंत्री वहां जाकर के बीच में खड़ा हुआ, बम के बीच में एयर इंडिया का हवाई जहाज उसने नीचे उतारा। ये कहानियां हम सबको मालूम है और उसको श्रेय नहीं दिया गया, जबकि नेपाल में इतनी बड़ी विभीषिका आई, उसको वहां नहीं भेजा गया, उनको भेजा गया जिनको कुछ आता नहीं था। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस सरकार में किसी भी मंत्री के काम करने का, अच्छे काम करने का कोई रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि उसका नुकसान, इसलिए कोई कुछ आगे बढ़ के बोलता नहीं है। और जिस तरीके से सरकार का गठन हुआ, जिस तरीके से सरकार आई और जिस तरीके से संघ में फैसले होते हैं, मैं गलत हो सकता हूं,
मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन संघ में जिस तरह से फैसले होते हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि वो इस देश के स्वास्थ्य के, इस देश की संस्कृति के, इस देश के भविष्य और सम्मान के खिलाफ फैसले होते हैं। उनके सामने देश नहीं है, उनके सामने अपने लोग हैं, अपने संगठन है, और शायद ये इस देश के लिए एक बड़ी विभीषिका है। इतना ही मैं कह सकता हूँ। विजय जी, क्या आपको लगता है इससे बड़ा संकट देश पे आ सकता है? और अगर इससे बड़ा संकट अगर देश पर नहीं आ सकता है तो क्या ये उचित वक्त नहीं है आरएसएस के लिए और बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए बोलने का? आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा सर। देश जो है आशुतोष जी इस समय बड़े संकट से गुजर रहा है। इससे बड़ा संकट आएगा या नहीं आएगा ये तो नहीं कहा जा सकता क्या होगा। हम लोग एक साल पहले तक नहीं सोच रहे थे, क्योंकि एक बड़ी अच्छी सरकार, अच्छी तरह से देश चल रहा था, आत्मनिर्भर भारत, जो आज रेमडेसिविर के लिए, ऑक्सीजन के लिए हम लोग दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। लेकिन ये सच है कि आज बड़े संकट की तरफ गुजर रहा है। ठीक है, आलोक जी जो बात कर रहे हैं, संतोष जी जो बात कर रहे हैं, अशोक जी जो बात कर रहे हैं, वो सब अपने अपने जगह ठीक है क्या, लेकिन सरकारें संविधान से चलती हैं। आलोक जी ने प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं। मुझे पता नहीं वो किस प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब से राजनीति को देख रहा हूं तो ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है जो 10 साल 10 जनपद की तरफ देखते रहे। ऐसे प्रधानमंत्री को भी देखा है जो सीताराम केसरी के पार्टी अध्यक्ष के घर के लिए पुराना किला रोड पर देखते रहे। ऐसे प्रधानमंत्री को भी देखा है जो एक बार लेफ्ट की तरफ देखते थे, एक तरफ राइट की तरफ देखते थे। तो मुझे नहीं पता कि वो किस प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं। फिर कैबिनेट के लोगों के सरकार में बोलने, प्रधानमंत्री के बोलने की बात, जगजीवन राम इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब स्थिति ऐसी आ गई थी कि इंदिरा गांधी को जाना ही है, तब सबसे आखिर में छोड़कर आने वाले जगजीवन राम थे। और ये एक बड़ी वजह रही थी कि तमाम कोशिशों के बाद भी जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, क्योंकि सबने कहा कि जगजीवन राम उन लोगों में से शामिल है जो प्रधानमंत्री के फैसले के समय मौजूद थे कैबिनेट में। और केवल डॉक्टर स्वर्ण सिंह थे उसमें कैबिनेट में, जिन्होंने पूछा था केवल एक सवाल कि अभी देश में इमरजेंसी चल रही है, इंटरनल इमरजेंसी, उसके बाद भी क्यों जरूरत है। तो इसलिए इस बात को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बोलना आसान काम नहीं होता। पहली बात, संघ इस पर विचार कर रहा है। वो आशुतोष को, संतोष भारती और विजय त्रिवेदी को आकर नहीं बताएगा कि क्या होना है, क्या करना है। उनको पता होगा कि किस वक्त पर सही फैसला लेना है या नहीं। हो सकता है हमें आज जल्दी है, हम इस सारी संकट से घबराए हुए हैं, लेकिन उनके पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं ये भी देखना होता है। क्या व्यवस्था है। जैसे आलोक जी ने कहा कि 330 सीटें जब नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतते हैं। विजय जी माफ करिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफ करें, मैं आपको रोक रहा हूँ। तो संघ फिर ये कहना बंद कर दे कि वो राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में काम कर रहा। संघ ये कहना बंद कर दे कि हम जो है वो हमारा जो मुख्य ध्येय है वो सरकार बनाना नहीं और सरकार चलाना नहीं है। अगर संघ के लोग खुलकर नहीं बोलते हैं तो संघ के होने का कोई मतलब नहीं, मेरा ये मानना है। इससे बड़ी क्राइसिस हिंदुस्तान में कभी नहीं हो सकती। सर, और ये आज की तारीख है ना, वही हमारी भावना नहीं है। आप अलग से भी चर्चा कर सकते हैं, एक अलग कहानी है। मैं उस बात का हम लोग दावा कर सकते हैं कि संघ में इस पर चर्चा नहीं हो रही। क्या इस बात का दावा कर सकते हैं? कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, मैं इतना नहीं जानता संघ को, लेकिन ये क्या दावा किया जा सकता है कि संघ ने प्रधानमंत्री से इस सिलसिले में बात नहीं की होगी, किस तरह से इस संकट का क्राइसिस को कैसे खत्म किया जाए इस पर बात नहीं होगी। लेकिन केवल प्रधानमंत्री बदलना ही एक ऑल्टरनेटिव होगा। मैंने कभी नहीं कहा प्रधानमंत्री बदलना, नहीं मैंने कभी नहीं कहा प्रधानमंत्री बदलना चाहिए, नहीं बिल्कुल। तो हम समझ रहे हैं कि सरकार, संघ काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा। आपको दिखेगा कब? जब प्रधानमंत्री बदल जाएंगे तो आपको दिखेगा। आपने ये सवाल क्यों नहीं किया पहला सवाल कि जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको बदला जाए? आज की पहली जिम्मेदारी इस पूरे संकट की हेल्थ मिनिस्टर होनी चाहिए। पहला काम तो वो होगा ना। बिल्कुल। विराट कोहली को हटाने से पहले देखना पड़ेगा कि किसी बॉलर ने, जो टीम थी दूसरी, उसको आउट किया कि नहीं किया। तो आप तो बॉलर के ऊपर तो बात नहीं कर रहे हैं और कैप्टन पर बात कर रहे हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर पे तो पहले बात कीजिए, हेल्थ मिनिस्टर ने ठीक से किया कि नहीं किया काम। हेल्थ मिनिस्टर को ठीक करते काम तो आप पूछते कि आरएसएस ने हेल्थ मिनिस्टर को क्यों नहीं हटाया। सवाल तो ये भी है ना। लेकिन हमारी इच्छा यह है कि प्रधानमंत्री हट जाए। नहीं विजय जी, मुझे लगता है कि आप चीज को आप स्पिन दे रहे हैं। आप पूरे मामले को एक पूरे मामले को स्पिन दे रहे हैं। मैंने एक फैक्ट बात में जोड़ दूं आपको, इस सरकार में एक चीज जोड़ दूं।
हाँ, एक मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। पहली बात, इस बातचीत में कहीं ये ध्यान नहीं आया कि देश के प्रधानमंत्री को बदलना, कहीं हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा, अशोक ने कहा ना किसी ने नहीं कहा। पहली बात, हमने सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट देखा। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि पीएमओ फेल हो गया, नितिन गडकरी को लेके आओ, वही ठीक कर सकते। ये हमारी बहस का मुद्दा है। अब अगर बॉलर बॉलिंग नहीं कर रहा है, कप्तान अगर उसको नहीं हटा रहा है, उसी से बॉलिंग करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी तो कप्तान की होगी ना, उस बॉलर की जिम्मेदारी थोड़ी। वो तो वाकई खराब खेल रहा है, तो हाँ, ये जिम्मेदारी इसी पर मैं आ रहा था कि इस सरकार में और पिछली सरकार, खासतौर से यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तुलना करें तो एक बड़ा फर्क है। वैसे इसका सवाल का जवाब यह है कि आप तो आईपीएल देखने वाले शौकीन लोग हैं। पिछले ही जिस दिन आखिरी दिन आईपीएल हो रहा था, उस दिन पहले ओवर में एक बॉलर ने 6 रन की 3 बार 6 रन दिए, 20 रन के करीबन एक ओवर में दिए थे, और उसके अगले ओवर में 3 विकेट लिए थे। तो ये बहुत सारी चीजें बदलती रहती है, वक्त आता रहता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार में फर्क क्या है कि पूरी सरकार ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंडेंट है, वन मैन शो है। वाजपेयी सरकार को याद कीजिए कि वहां पर जॉर्ज फर्नांडिस जैसा आदमी एनडीए का चेयरमैन होता है। हर क्राइसिस के लिए एनडीए में जॉर्ज फर्नांडिस को भेजा जाता है, जसवंत सिंह को भेजा जाता है, अरुण जेटली को भेजा जाता है, सुषमा स्वराज को जिम्मेदार। यहाँ वो काम नहीं किया जा रहा, वन मैन शो एक तरह से चल रहा है, इसलिए सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर आ जाती है, और इस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि घंटी कौन बांधेगा? घंटी बांधने के लिए आरएसएस है ना, हमारे घंटी बांध रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो हमें नहीं दिखता वो नहीं होता, ऐसा सच नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी जो बोल रहे हैं वो अंतिम सत्य नहीं होता है। ठीक है, मान लिया आपकी बात। अशोक, क्या आपको विजय जी की इस बात में भरोसा है जो वो कह रहे हैं कि भाई चूंकि हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए हम कैसे मान लें कि आरएसएस कुछ काम नहीं कर रहा है, या आरएसएस ने नहीं कहा होगा, आरएसएस ने अपनी आपत्ति नहीं दर्ज कराई होगी? नहीं, मैं भी थोड़ा बहुत जितना आरएसएस को जानता हूँ, आरएसएस में इस बारे में लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, इस बारे में एक्टिव भी हो गए हैं। आरएसएस 2 फ्रंट पे काम कर रही है। पॉलिटिकल फ्रंट के बजाय वो ये कर रही है कि रिलीफ कैसा लिया। उनकी जो सेवा भारती जो संस्था है, जो आरएसएस का एक ऑफशूट है, उसमें ऑलरेडी वो सबसे पहले वो एक्टिव हुए। और मैं जानता हूं कि चाइना में जो सबसे पहला ऑर्डर गया है और थाईलैंड में जो सबसे पहला ऑर्डर गया है, वो सेवा भारती की तरफ से गया है। उन लोगों ने तुरंत पैसा इकट्ठा करके तुरंत कॉन्सेंट्रेटर्स और ये मंगाना शुरू कर दिए, क्योंकि तब होसबुल्ले साहब का ये कहना था कि अब बाकी विचार करना बाद में करेंगे, सबसे पहले रिलीफ कैसा पहुंच सकते हैं, ये जो शॉर्टेज पड़ रहा है इसका काम कैसा पूरा कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने लोगों को प्रेस करना शुरू कर दिया। विभिन्न जगह पे संघ के काम कर रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं काम कर रही है। हाँ, ये बात अलग है कि उनको ना अखबार इतना तवज्जो देता है, ना कुछ कह देता है। हमारे यहाँ मैंने कहा ना, कलेक्टर से लेके कई एमएलएज है जो अपने लेवल पे इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उनको कोई तवज्जो नहीं देता। सवाल ये है कि मैं बार बार कहता हूं कि कोई कतई ये नहीं कह रहा है कि प्रधानमंत्री को बदलो, प्रधानमंत्री वही रहे। हम तो कहते पीएमओ को भी मत बदलो, पीएमओ भी वही रहे जो आपको लगता है अच्छे लोग हैं। लेकिन ये कोविड की लड़ाई का जो टास्क फोर्स है, इसका चेयरमैन ऐसे आदमी को दे दो जो रिजल्ट तक चीजों को लेके जाता है, जो 160 प्लांट अलर्ट होने के बाद वो क्यों नहीं बने, और उसका रोज का रिपोर्टिंग लेने वाला आदमी चाहिए कि कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, अभी तक क्यों नहीं होगा, परसों के दिन क्यों नहीं हुआ, ये बोलने वाला आदमी चाहिए। और ये आदमी वही बोल सकता है जो कानून तोड़ के जाता है। मैं गडकरी को इस बारे में सैल्यूट करता हूं कि वो कई विधायक तोड़ते हैं, कई कानून तोड़ते हैं, आउट ऑफ वे जाके बात करते हैं। कई बार उनके सेक्रेटरी बहुत परेशान होते हैं कि साहब ये एग्रीमेंट में नहीं बैठता। वो बोलते कोई एग्रीमेंट नहीं बैठता, बैठने का सवाल नहीं उठता। वो पहले देखो क्या है, एग्रीमेंट बदलो साला, पहले ये काम होना चाहिए। पुल कैसा नहीं होता मैं देखता हूँ, पुल कैसा नहीं बनता। आदमी को ऐसे अप्रोच का आदमी चाहिए, या इफ बट सेक्शन सी सबसेक्शन डी ऐसे यदि सुनते गए तो इस देश में कोई काम होने वाला नहीं है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट को यह पूछा जाता है कि आप बताओ माए बाप हम कैसा करें, तो उसके बाद इससे ज्यादा सरेंडर सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार क्या होगी, ये तो सबके सारा देश देख रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि बातचीत जिस मकाम पे पहुंची है उसके बाद अभी इस पे बहुत लंबी चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं जरूर चाहता हूं, जो मेरा अपना अनुभव है, आज नहीं तो कल ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या देश के प्रधानमंत्री पर भी क्या उनकी जगह कोई और आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आपको याद होगा कि जब 2009 की बात की स्थिति हुई, जब से भ्रष्टाचार की बात एक आने लगे, तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने कभी मनमोहन सिंह के खिलाफ सवाल नहीं पूछे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब लोगों ने मनमोहन सिंह से सवाल पूछा कि जब आपके रहते हुए अगर भ्रष्टाचार हो रहा तो आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्री हैं, और अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो एक दिन ये सवाल लोग पूछेंगे कि आप क्यों अपने पद पर हैं। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।